हेलो दोस्तों। आज हम एक और 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे कि जीवों को कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, जीवों का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन दिए हैं, और उसके बाद पांच जगत अवधारणा जो दी थी RH व्हीटेकर ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम अलग अलग किंगडम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? ये एक वैज्ञानिक प्रक्रम है, साइंटिफिक प्रोसीजर है जीवों को अरेंज करने का, एक सिस्टमेटिक ढंग से जीवों को अरेंज करने का, उनको सब ग्रुप और ग्रुप में बांटना, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर, और उनको हायरार्की में प्लेस करना। तो ये उसकी परिभाषा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस, कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या महत्व है इसका। पहला महत्व यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। हम एक एक जीव का अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है हमारे द्वारा। तो क्या करते हैं हम, ऐसे समान जो कैरेक्टर हैं अलग अलग जीवों के, तो उन समान कैरेक्टर वाले जीवों को एक ही ग्रुप में रख देंगे, ताकि हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को पढ़ के या फिर उसकी स्टडी करके बाकी के गुणों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम उनके अंदर क्या बोलते हैं, समानताओं के आधार पर हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का सबसे मेन जो बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस यही है कि हम एक जीव के अध्ययन से बाकी उसके समान जितने भी जीव उस ग्रुप में रखे गए हैं उन सब का अध्ययन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ एक जीव का अध्ययन करके बाकी गुणों का भी पता लगा सकते हैं। सेकंड है इसका, स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप। स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होल ग्रुप। मतलब वही जो मैंने अभी कहा कि एक जीव का अध्ययन करके हम बाकी उस ग्रुप के जितने भी जीव हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और थर्ड इसका इम्पोर्टेंट है, वो है हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई नया जीव हमें प्राप्त हुआ या फिर हमने नए जीव की खोज की है, तो हम उनके लक्षणों के आधार पर उसको किसी निर्धारित उससे समानता रखने वाले ग्रुप में हम उसको रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। हेल्प्स इन नोइंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। हम विभिन्न ग्रुपों के उद्विकासी संबंध को भी इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा जीव किसके नज़दीक है, एवोल्यूशनरी वे में किसके नज़दीक है। एसेंशियल फॉर स्टडिंग ऑर्गेनिज्म इन पास्ट। हाँ, फ्यूचर में आने वाले जीवों में क्या क्या आगे एवोल्यूशन होंगे, और जो पास्ट में जो पहले एवोल्यूशन के आधार पे पुराने प्रिमिटिव जो कैरेक्टर्स थे, अगर वो जीवों में हैं तो हमें उससे पता लगता है कि पास्ट में कैसे कैसे जीव रहे होंगे, या फिर पास्ट के कोई जीवाश्म मिलते हैं तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये किस ग्रुप से सिमिलरिटी रखता है। तो ये था, इम्पोर्टेंस था क्लासिफिकेशन का। इसके बाद हम सिस्टम्स देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने सिस्टम के होते हैं, कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो अभी तक हम जो ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ते हैं वो हम तीन तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल, दूसरा होता है नेचुरल, और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल आया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब आकारिक लक्षणों को देखते हुए, बाहर के लक्षणों को देखते हुए हम उनको पता लगाते थे, अलग अलग ग्रुप में रखते थे। जैसे अरस्तु का क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आता है आर्टिफिशियल के अंदर। दूसरा आता है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर नेचुरल उनकी सिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं,
डिसिमिलरिटीज देखी जाती हैं और रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं कि वो आपसी संबंध रखते हैं कि नहीं रखते जीव। समानताएं, असमानताएं और संबंधों के आधार पर जीवों का जो हम वर्गीकरण करते हैं उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे बड़ी कक्षाओं में, जब आप बीएससी वगैरह करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। और भी बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मान्यता में हमने मतलब यही पढ़ा है, बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन। थर्ड नंबर पे आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये इवोल्यूशनरी रिलेशन, तो हम थर्ड पढ़ रहे थे, तो थर्ड में क्या होता है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब होता है उद्विकासी संबंधों के आधार पर कि कौन किससे कितना विकास की दृष्टि से कितना किसके नज़दीक है, वो नज़दीक वाले ग्रुप आपस में नज़दीक रखे जाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे दो साइंटिस्ट थे, एंगलर और प्रेंटल, इन दोनों ने क्लासिफिकेशन दिया था, ये वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन, किंगडम सिस्टम का इवोल्यूशन, कि पहले कौन से किंगडम सिस्टम वगैरह चलते थे, अभी कौन से चलते हैं, उस हिसाब से। सबसे पहला जो था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, उसमें दो प्रकार के जीव रखे गए थे। एक तो थे एनिमल, सारे एनिमलिया में रखे गए थे, और प्लांट्स सारे रखे गए थे प्लांटी किंगडम में। तो उस टाइम दो ही थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। इनको देने वाले थे, उन साइंटिस्ट का नाम था लीनियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, जो ये वाले कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर दो ही किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट हैकल, ये वाले अर्नेस्ट हैकल आए। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था कि इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, एक अलग किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा उनके अंदर रखा। लीनियस ने तो दो दे ही रखे थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद इन्होंने एक किंगडम नया बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। उसके बाद जो सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त जो क्लासिफिकेशन था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ये रहे आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर इन्होंने अलग अलग किंगडम दिए थे, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा है, उनमें एक कोशी के जीवों को रखा है। उसके बाद फंजाई के अंदर जितने भी फंजाई ग्रुप के आते हैं उनको रखा गया। उसके बाद प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा गया, एनिमलिया के अंदर अदर जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स वगैरह, उनको रखा गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा, जो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा ही दिए गए हैं। उनके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से। जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल पाई जाती है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल वगैरह नहीं होते। तो इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स सच एज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। इसके अंदर यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीवी होते हैं। दे आर लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। डीएनए इनका नेक्ड होता है, खुला डीएनए पाया जाता है इनके अंदर। इसको हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं आगे, जिसके अंदर पहला आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया
प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे बहुत गर्म झरने हो गए, बहुत ठंडे इलाके हो गए, उनमें भी ये जिंदा रह सकते हैं। इनके अंदर ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि लिव्स इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे होलोफाइल्स, ये साल्टी एरियाज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा साल्टी होते हैं, उनके अंदर रहने वाले बैक्टीरियाज को होलोफाइल्स कहते हैं। उसके बाद आता है थर्मो एसिडोफाइल्स, ये हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, गर्म झरनों में वगैरह में रहते हैं। इसके बाद आता है मेथेनोजेंस, जो मार्सी एरिया होते हैं, जहाँ से कीचड़ वाला एरिया, जहाँ से मेथेन गैस वगैरह निकलती रहती है, गैसिस इलाका होता है, गंदा कीचड़ वाला, उनके अंदर जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उसको मेथेनोजेंस बोलते हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है यू बैक्टीरिया कैटेगरी, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनकी अच्छी होती हैं, काफ़ी रिजिड होती हैं। और इसके अंदर कुछ कुछ सिंथेटिक भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल में ये कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह कीमोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी है इसकी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की खास बात है ये है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पृथ्वी पर रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर पाते हैं माइक्रोप्लाज्मा। तो ये था किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर प्रोकैरियोट, सारे प्रोकैरियोट को रखा जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होती हैं इनके अंदर नेक्ड डीएनए होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनके अंदर 3 कैटेगरी को रखा गया है। सबसे पहली है आर्की बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया रखे जाते हैं, जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को झेल सकते हैं। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर रिजिड सेल वॉल पाई जाती हैं, ये या तो फोटोसिंथेटिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक होते हैं। इसके बाद आते हैं माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर को रखा गया है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल को रखा गया है, यूकैरियोट्स को रखा गया है, जो कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया है। मोस्टली इसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म, और इसको हम आगे 5 डिवीजन में, मतलब 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है क्रिस्टोफाइट्स के अंदर हम डायटम्स को इंक्लूड करते हैं। डायटम्स के अंदर जो बाहर का खोल होता है उसका, वो इनडिस्ट्रक्टिबल सिलिका सेल वॉल पाई जाती है। जो अगर ये डायटम्स की बाद में ये डायटम्स अगर मर जाते हैं, तो ये जो सिलिका है ये मतलब ओशियन के अंदर नीचे जमा हो जाती हैं, जिससे ये डायटमियस अर्थ का निर्माण करती है सिलिका वॉल। ये हैं जो डायटम्स है इधर। इसके बाद आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होने लगती है। उसके बाद ये डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये बाईफ्लैजिलेट होते हैं, इनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये रेस्पॉन्सिबल है रेड टाइड, जो समुद्र में रेड टाइड्स आते हैं, लाल ज्वार, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, ये इन्हीं के कारण आते हैं। इनका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, गोनियालेक्स। इसके बाद आते हैं यूग्लिनॉइड को जंतु जगत और पादप जगत की योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस भी होता है, और ये क्या बोलते हैं,
फोटोसिंथेसिस के बिना भी जीवों को, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों को खा के अपना भोजन प्राप्त भी करता है। तो ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बीच की योजक कड़ी है। तो इसके अंदर यूग्लिनोइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि हैव अ प्रोटीन रिच कवरिंग कॉल्ड पेलिकल। इनके अंदर पेलिकल झिल्ली पाई जाती हैं चारों तरफ, जो प्रोटीन रिच होती है। ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रॉपिक मतलब दोनों प्रकार के, एक ऑटोट्रॉप भी है और हेटरोट्रॉप भी है। तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। ये रहा यूग्लिना, ऐसा होता है। इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है और बाकी बॉडी होती है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके बाद जो प्रोटिस्टा की अगली मेन जो भाग है उसका है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। ये एक एग्रीगेशन करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आपस में जुड़ के एक संरचना बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इतना ही लिखा हुआ है कि ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है और ये एग्रीगेशन करते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसके बाद अगला जो इसका भाग है वो है प्रोटोजोन्स। ये हेटरोट्रॉपिक है। ये दूसरे छोटे छोटे जीवों को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हेटरोट्रॉपिक है। ये आगे फर्दर 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। अमीबोइड्स, जिनके अंदर अमीबा वगैरह आते हैं, ये रही अमीबा। उसके बाद आते हैं फ्लैजिलेट्स, जिनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सीलिएलेट, जिनकी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं बहुत सारे, जैसे पैरामीशियम वगैरह। उसके बाद ये स्पोरोजोन्स। इनको 4 भागों में बांटा गया है प्रोटोजोन्स को। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को ये ऐसे मतलब बोल सकते हैं जो थैलस है, जो अर्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये एक्लोरोफिलस एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, लेकिन ये एक्लोरोफिलस होती हैं बॉडी इनकी। लगते एकदम प्लांट की तरह है, लेकिन प्लांट होते नहीं। सेल वॉल काइटिन की बनी होती हैं। ये फंगस की या फंगाई जो किंगडम है उसकी मेन बात यही है कि इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनका जो अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो या तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी या फिर म्यूसिस, या फिर ये तीनों फॉलोड बाई भी हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाई कैरियोगेमी, कैरियोगेमी फॉलोड बाई म्यूसिस। इसके आधार पे, इसके अनुसार इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनको आगे 4 क्लासेस के अंदर बांटा गया है फंजाई को। जैसे फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है एस्कोमाइसिटीज, और थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फाइकोमाइटिस। फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो इसका माइसीलिया होता है ना, माइसीलिया इसकी जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं माइसीलिया। एक ट्यूब नुमा बॉडी होती है। माइसीलिया के अंदर एसेप्टेट होते हैं, मतलब माइसीलिया को ऐसे ऐसे खंडित नहीं किया होता। माइसीलिया एकदम सीधा होता है, प्लेन ट्यूब की तरह इसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। और सिनोजोइक माइसीलियम होता है इनके अंदर, के अंदर पाए जाते हैं। और इसका एक एग्जांपल है राइजोपस। उसके बाद आता है एस्कोमाइसिटीज। इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। सैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर माइसीलिया के अंदर सेप्टा पाए जाते हैं, तो अलग अलग सेप्टा सैक बन जाते हैं, इसलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। ये एस्कोमाइसिटीज का याद रखने का तरीका है कि ये एस्कोस्पोर्स बनाता है। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस, या आप एक एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे आगे, एस्परजिलस नाइगर, वो इसी एस्कोमाइसिटीज क्लास का है। उसके 3rd नंबर पे आता है बेसिडियोमाइसिटीज। इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है ना, वो ऐसे ब्रांच भी होता है और उसके अंदर सेप्टा पे पाए जाते हैं ऐसे, और हर सेप्टा के अंदर न्यूक्लियस होता है। और ये
बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस। उसके बाद आता है अपने ड्यूटेरोमाइसिटीज, फोर्थ। इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं या फिर फंजाई इम्परफेक्टा बोलते हैं। ये ओनली एसेक्सुअल फेज इसकी नॉन है रिप्रोडक्शन की। इसका एक एग्जांपल है अल्टरनेरिया। तो ये किंगडम फंजाई का जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है वो का वो सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी या एनिमेलिया। इसको थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए इस सेकंड चैप्टर में इसका थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है कि किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद क्लोरोफिल। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती हैं, जैसे गैमेटोफाइटिक फेज है या फिर स्पोरोफाइटिक फेज है, ये इनका अल्टरनेशन चलता रहता है। इनके अंदर हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होती है। गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है जो डिप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइटिक मतलब होता है कि युग हेलो हेलो आवाज आ रही? हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होती है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज होती है। इसके अंदर इंक्लूड करते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। ये सारे किंगडम प्लांटी के जो आगे। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे एनिमेलिया किंगडम। इसके अंदर जो जैसे इसके अंदर यूकैरियोटिक जीव थे प्लांटी के अंदर, वैसे इसके अंदर भी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, लेकिन वो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन। तो सबसे पहले वायरस पढ़ेंगे। वायरस में क्या होता है कि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इनके अंदर परफेक्ट सेल नहीं पाई जाती है। इनके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है और जिसे कैप्सिड बोलते हैं, और जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, बस। इसके बाद हम पढ़ते हैं वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस से थोड़े से स्मॉल होते हैं। इनके अंदर एक फ्री आरएनए पाया जाता है। इसके बाहर कोई प्रोटीन कवर वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ फ्री आरएनए पाया जाता है इनके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। किसके किसके बीच में? एल्गे और फंजाई के बीच में। एल्गी को लाइकेन के अंदर एल्गी को फाइकोबायंट बोलते हैं, और फंगस को माइकोबायंट बोलते हैं। ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन ज़्यादातर पोल्यूशन फ्री इलाकों में पाया जाता है। ये एक अच्छा उदाहरण है पोल्यूशन इंडिकेटर का, कि अगर जहाँ पे लाइकेन है तो वहाँ पे पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं बनेंगे या फिर नहीं पाए जाते हैं। तो ये था सेकंड चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर समझाई गई हैं। ये था सेकंड चैप्टर 11th क्लास का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। धन्यवाद।